रूस जल रहा है। यूक्रेन लगभग हर दिन हमला कर रहा है। रूसी लोग उस युद्ध से बहुत नाराज है जो उनके नेता ने शुरू किया और अब उनके दरवाजे तक आ गया है। और पुतिन क्या करते हैं? अपने चारों ओर देश को बिखरता देख वे अपने बंकरों में छिप जाते हैं। अब पुतिन डर में है और उन्हें डरना चाहिए। यूक्रेनी और रूसी दोनों उन्हें पकड़ना चाहते हैं। वह नाकाम हो रहे आक्रमण को दोबारा सफल बनाने की कोशिश में छुपे रहते हैं। जैसे जैसे डर उनके दिल पर हावी होता जा रहा है, पुतिन सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर रहे हैं और गुप्त बंकरों में छुपते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने चारों ओर हो रही हर चीज से डर लग रहा है। हत्या के प्रयासों ने रूस के राष्ट्रपति को डरा दिया है और यह तथ्य कि यूक्रेन के पास न केवल लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं जो मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वह दूर अंदर तक हमले करने की क्षमता में भी आगे निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब पुतिन खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये जानकारी एक लीक यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट से है जिसे इंडिपेंडेंट ने 6 मई को कवर किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ताकतवर नेता अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित है कि वे अधिकतर समय क्रास्नोडार क्षेत्र के एक बंकर में छिपे रहते हैं। रिपोर्ट में हिटलर के अंतिम दिनों जैसी समानताएं नहीं बताई गई, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं। नाजियों के पतन से पहले हिटलर ने खुद को सुरक्षित मानते हुए छुपकर जीत की बातें की थी, वैसे ही पुतिन भी यूक्रेन में असफल अभियान का नेतृत्व भूमिगत रहकर कर रहे हैं। रूस नेता की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा सख्त है। एफएसओ की पूरी जांच के बिना किसी को भी पुतिन के पास जाने तक की इजाजत नहीं है। रसोइयों, फोटोग्राफरों और यहां तक कि वे निजी अंगरक्षक भी जिन्हें अपनी जान देकर पुतिन की सुरक्षा करनी है, उन सब की बेहद कड़ी जांच पड़ताल की जाती है। अगर आप पुतिन के लिए काम करते हैं तो निजी जिंदगी को अलविदा कह सकते हैं। पुतिन के कर्मचारियों से फोन लेकर उन्हें ऐसे बंकर में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित फोन दिए जाते हैं जो इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते। पुतिन अपने करीबी लोगों के साथ भी संचार दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर जब खबरें हैं कि वो रूसी लोगों की टेलीग्राम पहुंच बंद कर रहे हैं। इससे पुतिन ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है। हम उस पर फिर लौटेंगे। दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाएं कम सूक्ष्म हैं और पूरे रूस में लागू हैं। 5 मई को द गार्जियन ने बताया कि रूस मॉस्को में हवाई अड्डे बंद करने और नागरिकों की मोबाइल इंटरनेट सेवा काटने की योजना बना रहा था ताकि विजय दिवस परेड से पहले सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की याद मनाई जा सके। वो परेड बिल्कुल नाकाम रही। पुतिन ने 9 मई के बड़े दिन के लिए युद्ध विराम घोषित किया, शायद खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से आना था। रूस ने भी पहली बार अपना कोई सैन्य उपकरण प्रदर्शित नहीं किया जब से पुतिन ने 2008 में विजय दिवस पर सैन्य साजो सामान की परेड को एक परंपरा बनाया था। यह पुतिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी उन तक न पहुंचे। और रूसी नेता की सनक, हताशा और डर का मेल इस बात से साफ झलकता है कि उन्होंने यहाँ तक कि अपनी कभी बेहद कीमती चीज यानी अपनी रिहाइशों को भी छोड़ दिया है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने मॉस्को और नोवगोरोड क्षेत्र में अपने आलीशान घरों में जाना बंद कर दिया है। यह कई महीनों से जारी है, जब दिसंबर के अंत में रूस ने कहा कि यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन से पुतिन के घर को निशाना बनाया। यूक्रेन उस दावे से इनकार करता है, ये कहते हुए कि यह रूसी प्रोपेगेंडा है जिसे पुतिन के लिए सहानुभूति जगाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो हर चीज को लेकर अपनी कभी न खत्म होने वाली शंका में डूबते जा रहे हैं। चाहे सच हो या नहीं, उस हमले के बाद पुतिन ने अपनी शानदार जीवन शैली छोड़कर महीनों बंकरों में छुपकर रहना शुरू कर दिया और मजबूरी में ही बाहर निकलते हैं, जब तक कि वह बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यूके MI6 के पूर्व प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव ने जनवरी में कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि पुतिन सार्वजनिक रूप से दिखने से बचने के लिए खास तरीका अपनाते हैं। बेहतर है कि खुद ताकतवर आदमी के बजाय उसका हमशक्ल मरे। मजबूत लोगों की बात करें तो डर के मारे सहम जाना वो आखिरी चीज है जिसकी आप ऐसे किसी इंसान से उम्मीद करेंगे, लेकिन पुतिन यही कर रहे हैं। और हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल है, क्यों? इसका सीधा जवाब है डर। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पुतिन यूक्रेन से लेकर अपने ही लोगों तक हर चीज से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो डरावना माहौल उन्होंने खुद बना लिया है वो हर उस घटना के साथ और बढ़ जाता है जो जरा भी ये इशारा करती है कि वो खतरे में है। हम इसकी शुरुआत
उस वजह से करेंगे जिसने ये सब शुरू किया, हत्या की घटनाएं। पिछले महीनों में रूस में कई अहम हस्तियों की भयानक हालात में मौत या चोट हुई है। इस बार ये व्लादिमीर पुतिन नहीं है जो लोगों को खिड़की से धक्का देने का आदेश दे रहे हैं। रूसी नेता के चारों ओर उनके सहयोगी और करीबी एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। फरवरी में रूसी सैन्य अधिकारी व्लादिमीर अलेक्सेयेव, जो रूसी सैन्य खुफिया के उप प्रमुख हैं, को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी थी। एक आदमी जिसे हर जगह नजर रखने वाला कहा जाता था, वो अपने सामने के खतरे को नहीं देख सका। अलेक्सेयेव पर हमला हाल ही में रूस की प्रमुख हस्तियों पर हुई हत्याओं या प्रयासों की कड़ी का हिस्सा है। रूस इन घटनाओं के लिए यूक्रेन को दोषी मानता है। यूक्रेन ज्यादातर चुप है, लेकिन ऐसी घटनाएं काफी समय से हो रही है। 2024 में रूस की विकिरण, रासायनिक और जैविक रक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मॉस्को अपार्टमेंट के बाहर बम लगे स्कूटर विस्फोट में मौत हो गई। लेकिन शायद इन हत्याओं में सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः वह वजह जिसने पुतिन को यह फैसला लेने पर मजबूर किया कि उन्हें खुद को छुपाना पड़ेगा, दिसंबर 2025 में हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सावरोव की मौत कार के नीचे बम से हुई थी। रूसी सेना के संचालन प्रशिक्षण विभाग के पूर्व प्रमुख सावरोव कुछ घंटों अस्पताल में रहे, लेकिन चोटों के चलते दम तोड़ दिया। जिसने भी हत्या की उसे पता था सावरोव कहां होंगे, और वो मॉस्को में घुसकर हमला कर सका, जैसे किरिलोव के मामले में हुआ था। ठीक उसी तरह रूस में जिसे पुतिन समेत सभी सीरिया और चेचन युद्धों में उसकी बहादुरी के कारण युद्ध नायक मानते थे, वह भी मिट्टी में मिल गया। पुतिन ने कड़ी सुरक्षा सावरोव की मौत के बाद ही लागू की, यह संयोग नहीं है। मॉस्को में कार बम हमला पुतिन को चेतावनी थी कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुतिन अब मॉस्को में बिना भारी सुरक्षा के कैसे दिख सकते हैं? कमजोरी का संकेत हत्यारे को बाहर आने के लिए उकसा सकता है, इसलिए पुतिन के लिए छुपे रहना ही बेहतर है। इंडिपेंडेंट के मुताबिक सावरोव की मौत से क्रेमलिन में फूट पड़ी, क्योंकि एजेंसियां और लोग पुतिन के गुस्से से बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हमले का असली नतीजा साफ है। पुतिन छिप गए हैं और उन्होंने रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस या एफएसओ को पहले से कहीं ज्यादा ताकत दे दी है, ताकि ऐसी कोई घटना फिर से न हो सके। दिसंबर में पुतिन ने एफएसओ नियमों में संशोधन कर 10 शीर्ष जनरलों की सुरक्षा बढ़ाई, जिन्हें पुतिन किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। हम मानते हैं कि अलेक्सेयेव शायद इस सूची में नहीं थे, या फिर थे और फिर भी कोई शूटर उन तक पहुंच गया। एफएसओ को इतनी ज्यादा ताकत सौंपना पुतिन के लिए एक पागलपन भरा दाव है। रॉबर्ट लेंसिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक एफएसओ ने पुतिन की आवाजाही सीमित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है, और हो सकता है कि यही उन कारणों में से एक हो जिनकी वजह से पुतिन अब अपना अधिकतर वक्त भूमिगत बिताते हैं। ये बदलाव व्यक्ति केंद्रित शासन के अंतिम चरण में आंतरिक खतरे की आशंका में आम है। संस्थान के अनुसार संपर्क सीमित करने से ड्रोन जैसे खतरों और अंदरूनी जोखिमों से असुरक्षा घटती है। लगता है एफएसओ जानता है कि क्या होने वाला है और चाहता है कि पुतिन के जाने पर वही संगठन नियंत्रण संभाले। षड्यंत्रकारी सोच रखने वाले कहेंगे कि एफएसओ रूसी राजनीतिक व्यवस्था में इस समय जो अविश्वास साफ नजर आ रहा है उसे और भड़काने के लिए तत्पर है। पुतिन के लिए यह समस्या है, लेकिन उनकी सत्ता पर मंडरा रहे प्रत्यक्ष हमले के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के ड्रोन उतना ही बड़ा खतरा है जितना छाया में हत्यारे। गहराई में जाने से पहले ये है द मिलिट्री शो, जो आपको पूरी तस्वीर दिखाता है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे आगे रहें। 4 मई को यूक्रेन ने मॉस्को सिटी पर एक ड्रोन छोड़ा, लेकिन वह शहर की सभी वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर सीधे मोसफिल्म टावर पर हमला करने में सफल रहा। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यह भी साफ नहीं कि लग्जरी हाईराइज यूक्रेन का असली निशाना था या नहीं। ये हमला विजय दिवस परेड से एक हफ्ते से भी कम पहले और रक्षा मंत्रालय से सिर्फ 3 किमी दूर हुआ, जो पुतिन को संदेश देता है कि यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर सकता है। आप राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं। पुतिन यूक्रेन के ड्रोन से डरे हैं और डरना चाहिए। हाल के महीनों में यूक्रेन ने लंबी दूरी की संगठित मुहिम चलाई, जिससे
रूस के राष्ट्रपति को दिखा कि वो ज्यादा गहराई और तीव्रता से बार बार हमला कर सकता है। यूक्रेन का गहराई तक मार करने वाला अभियान इतना तीव्र है कि अब रूस में पुतिन के लिए लगभग कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है, कम से कम वहां नहीं जहां वे रहना चाहेंगे। हाल के वर्षों में ड्रोन बढ़ने से यह दिखता है। यूनाइटेड 44 मीडिया के अनुसार अगस्त 2024 में यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर 1000 से ज्यादा ड्रोन भेजे। जुलाई 2025 तक यह संख्या 3 गुना हो गई। मार्च 2026 में यूक्रेन की वायुसेना और रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि यूक्रेन ने रूसी इलाके में 7000 लंबी दूरी की ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये सिर्फ तीव्रता बढ़ाने के लिए नहीं है। यूक्रेन ने एक महीने में 7000 हमलों के साथ रूस का उच्चतम मासिक रिकॉर्ड पार किया है। ये सिर्फ संख्या नहीं, इसकी गहराई भी है जिसने पुतिन को डराया है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने कहा कि रूस के 2000 किलोमीटर अंदर तक का क्षेत्र अब यूक्रेन के नए लंबी दूरी के ड्रोन और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड, जिन्हें यूक्रेन ने विकसित किया है, से सुरक्षित नहीं है। रूस जानता है कि यूक्रेन डींग नहीं मार रहा। 5 मई की रात रूस को यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते 2000 किलोमीटर दूर तक हवाई हमले की चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि ड्रोन रूस के 18 क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। ब्राउडी की घोषित रेज उसी चेतावनी से साबित होती है। रूस में जलती तेल रिफाइनरियां और नष्ट सैन्य संरचनाएं दिखाती हैं कि यूक्रेन के ड्रोन न सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि वहां तक जा सकते हैं जहां पुतिन ने कभी सोचा नहीं था। यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस के लिए सैन्य रूप से बहुत कुछ बदलते हैं। यूक्रेन द्वारा निर्यात केंद्र नष्ट होने से तेल दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है और रूस के लिए मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक ईंधन पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान इसका मनोवैज्ञानिक असर है, खासकर पुतिन पर। रूस के नेता ने ज्यादातर समय यह छवि बनाने में लगाया कि रूस यूक्रेनी हमलों से अभेद्य है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, और अगर होते भी रूस इतना बड़ा है कि वे किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। वह कहानी अब बिखर चुकी है। रूस के लोग इसे जानते हैं। पुतिन इंटरनेट पाबंदियों सहित कहानी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवाई सायरन, धुआं और बंद हवाई अड्डों को अनदेखा नहीं कर सकता। यूक्रेन के ड्रोन अब गहराई तक हमला कर रहे हैं और उनके खतरे को पुतिन सबसे ज्यादा जानते हैं। रूस के नेता बंकरों में छुपे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यूक्रेन को पता चलने पर ड्रोन पहुंच सकते हैं। पुतिन ने भी यही बात कही है, चाहे अपने किसी कठपुतली के जरिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार पुतिन के चारों ओर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, वो रूस के अंदर गहराई तक यूक्रेन के ड्रोन हमलों की सफलता और हत्याओं के चलते हैं। इस आतंकवादी खतरे की पृष्ठभूमि में निश्चित रूप से खतरे को कम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं, पेस्को का कहना है। इस कथित आतंकवादी खतरे के कारण ही मई 2023 से दिसंबर 2025 के बीच रूस ने अपने कई पेंजर S-1 और S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को पुतिन के मॉस्को और नोवगोरोड स्थित घरों में तैनात कर दिया। लेकिन अब पुतिन के लिए खुद को बचाने के लिए अपने ही सैनिकों और उनकी जरूरतों की बलि देना भी काफी नहीं है। वह भूमिगत हो गए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि वे वायु रक्षा प्रणालियां यूक्रेन के पास मौजूद हथियारों को रोकने के लिए पर्याप्त है। वह सही है, यूक्रेन ने इन्हीं प्रणालियों पर हमले कर यह कई बार साबित किया है। रूस जल रहा है, पुतिन छुपे हैं। लेकिन असली समस्या, जिसे क्रेमलिन कभी नहीं मानेगा, यह है कि पुतिन को सिर्फ यूक्रेन के हथियारों और ड्रोन से ही डर नहीं है। 4 साल से चल रही जंग, जिसे जल्दी जीतने का दावा था, अब रूस की जनता को पुतिन के खिलाफ कर रही है। इसी कारण पुतिन को अब शायद यूक्रेन से भी ज्यादा अंदरूनी खतरा महसूस हो रहा है। हमने पुतिन का युद्ध संदेश फैलाने वाले उन्हीं प्रचारकों की खुली असहमति देखना शुरू कर दिया है। सबसे मुखर पुतिन विरोधी आवाजों में से एक इलिया रोमेस्लो की है, जो वकील हैं और पहले क्रेमलिन समर्थक थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। मार्च में रोमेस्लो ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, जिसे लगभग 90,000 लोग फॉलो करते हैं, 5 कारण जिनसे मैंने व्लादिमीर पुतिन का समर्थन बंद किया नामक निबंध प्रकाशित किया। उस लेख में रोमेस्लो ने रूस के राष्ट्रपति को अवैध बताया और कहा कि वह असफल युद्ध लड़ रहे हैं। 42 वर्षीय वकील ने कहा,
सत्ता ने पुतिन को अपूरणीय रूप से भ्रष्ट कर दिया है और वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस बदलाव ने रूस की सत्ता में दरार दिखाई है। पुतिन ने इन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती करवाकर जवाब दिया। अब रोमेस्लो बाहर है और एंटी पुतिन मुहिम चला रहे हैं। रोमेस्लो रूस के कुख्यात जेड ब्लॉगर्स में हैं, जो अब अपने नेता के खिलाफ हो रहे हैं। ये ब्लॉगर, जिन्होंने सालों तक टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पुतिन के पक्ष में युद्ध समर्थक भावना बनाने के लिए किया, अब आखिरकार इस सच्चाई को समझने लगे हैं कि जनता की राय उनके नेता के खिलाफ बदल रही है। वे अब रुझान के साथ चल रहे हैं और पहली बार पुतिन की नेतृत्व क्षमता पर अपनी सच्ची राय बता रहे हैं। रायबर, प्रमुख जेड ब्लॉगर, यूक्रेन युद्ध को बंद रास्ता कह रहे हैं और उन कमांडरों व अधिकारियों को उजागर कर रहे हैं जो पुतिन से नुकसान छुपा रहे हैं या सैनिकों से चोरी कर रहे हैं। पुतिन द्वारा टेलीग्राम पर की जा रही सख्ती के पीछे के कारण अब काफी स्पष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि पिछले कुछ महीनों में उन्हीं लोगों के बीच जिन्हें क्रेमलिन का वफादार माना जाता है, एंटी पुतिन भावना में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसा लगने लगा है कि प्रमुख प्रभावशाली लोग अब अपनी आवाज उठाने और पुतिन को यह बताने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं कि वे उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं है। अगर पुतिन रूस में बंकर में छुपे और हकीकत से कटे न होते तो क्या ऐसा होता? यह कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसा होता। पूर्व वफादारों की सार्वजनिक नाराजगी की तरह पुतिन की लोकप्रियता भी गिर रही है। रूसी सरकारी पोल एजेंसी VTSIOM के अनुसार 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में पुतिन की लोकप्रियता गिरकर 65.6% रही, जो लगातार 7वां सप्ताह था जब इसमें गिरावट आई और पिछले 14 में से 12वां सप्ताह था जब यह घटी। 2018 में पेंशन सुधार के बाद पुतिन के समर्थन में यह सबसे तेज गिरावट है, जो उन्हें साफ संदेश देती है कि रूस की जनता खुश नहीं है। मॉस्को टाइम्स अपने टेलीग्राम चैनल पर रिपोर्ट करता है कि अगले दौर के नतीजे 1 मई को प्रकाशित होने थे। वे प्रकाशित नहीं हुए। इसे 1 मई को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण माफ किया जा सकता है, लेकिन VTSIOM ने 4 मई को भी ताज़ा नतीजे नहीं प्रकाशित किए, जबकि वो कार्य दिवस था। ऐसा लगता है कि यहाँ नतीजों के साथ कुछ हेरफेर किया जा रहा है और ये सभी साफ संकेत हैं कि पुतिन को चिंता करने की जरूरत है। अगर उनकी लोकप्रियता इतनी कम है कि उन्हें कथित तौर पर अपने साथियों से उन रेटिंग्स को 1 हफ्ते तक रुकवाना पड़ रहा है ताकि उनके साथ छेड़छाड़ की जा सके, तो पुतिन वाकई में अपनी तानाशाही के अंतिम दौर में है। वो वैसे ही छुपे हैं जैसे हिटलर अपने आखिरी महीनों में था। पुतिन अपनी छवि नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह बिखर रही है। अब पुतिन के प्रति खुले तौर पर दुश्मनी जताई जा रही है, वो भी उनके पुराने वफादारों की तरफ से, और यहाँ तक कि तख्ता पलट की भी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। पुतिन अब रूसी राजनीति के शीर्ष पर बिताए अपने 26 वर्षों में पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हैं। टाइम्स के अनुसार पुतिन को अब चिंता है कि रूस के राजनीतिक अभिजात वर्ग के लोग उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे हैं। आउटलेट का दावा है कि पुतिन की हत्या की साजिश में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे उन्हें रूस के भीतर से आने वाले हवाई खतरों के साथ साथ यूक्रेन से भी खतरा है। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले दिन अमेरिका का अयातुल्ला अली खोमेनी पर बंकर बस्टिंग बमों से हमला भी पुतिन की चिंता नहीं घटाएगा। उस हमले से पुतिन को पता चला कि विदेशी खुफिया एजेंसियां उनकी लोकेशन जान सकती हैं, चाहे वह जितना भी छुपे। पुतिन एक ताकतवर इंसान से अब पिंजरों की भूल भुलैया में फंसे एक चूहे तक सिमट गए हैं। एक एक करके उसके भागने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। पुतिन के डर से भरे दिमाग में हर कोई उसके पीछे पड़ा है। और जानते हो क्या, शायद वो सही भी हो। और जैसे जैसे पुतिन छुपते जा रहे हैं, उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। क्रीमिया में यह बात और भी स्पष्ट है। 2014 में रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा किया, जिसे रूसी प्रभुत्व का प्रतीक बनना था। लेकिन अब यूक्रेन इस प्रायद्वीप को रूस की पकड़ से आजाद कराने के और करीब आ रहा है और पुतिन अपने बिल में दुबके हुए कुछ भी नहीं कर सकते इसे रोकने के लिए। हमारा वीडियो देखें और क्रीमिया के लिए यूक्रेन की योजना जानें। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप उनके नाकाम आक्रमण के 4 साल से ज्यादा समय बाद पुतिन के शासन की स्थिति पर हमारा और विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।